तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब आंकड़ों का प्रबंधन। डेटा शब्द आप जानते ही होंगे। डेटा किसको बोलते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन, आपका तथ्य, कोई संख्या, कोई जानकारी, इसको बोलते हैं डेटा। जैसे कि सपोज करो आपने अपनी क्लास के सभी बच्चों का वेट आपने पता करना है, तो आप क्या करेंगे? सभी बच्चों का वेट करेंगे और उसको एक कागज के ऊपर लिख लेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने कागज के ऊपर लिखी, जो बच्चों के वेट क्लास के आपने कागज के ऊपर लिखे, उसको क्या बोलेंगे? डेटा। तो इसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे इसका प्रबंधन किया जाता है, उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। डेटा को कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे टैली मार्क्स लगाते हैं, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। आपके इस चैप्टर में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज की बात की गई है। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, और वैल्यूज यहाँ पे संस्कार नहीं है। वैल्यूज का मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म है मान मतलब कीमत। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, तो मतलब इसका मतलब हुआ प्रतिनिधि मान। अब जो आपके पास डेटा है उसको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, मतलब उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। तो अब उस डेटा को कोई ना कोई चीज रिप्रेजेंट करेगी, कोई वैल्यू वहां से रिप्रेजेंट करेगी। तो वैसे तो डेटा से बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली जो है वो एवरेज से रिलेटेड टर्म्स जो हैं, एवरेज से रिलेटेड वैल्यूज हैं, वो बताई गई हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यू माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज। आपने औसत शब्द के बारे में आप जानते ही होंगे या आपने सुना होगा। एंड वुड हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द टर्म एवरेज इन योर डे टू डे लाइफ। और आपकी रोजाना की जो जिंदगी है उसमें कोई ना कोई ऐसे वाक्य आपने जरूर सुने होंगे जिनमें औसत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ईसा spends on an average of about 5 hours daily for her studies। जैसे ईशा प्रतिदिन अपनी पढ़ाई पे 5 घंटे व्यय करती है, मतलब व्यतीत करती है, मतलब 5 घंटे पढ़ती है। सेकंड वन, द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का इस जगह का औसतन तापमान साल के इस समय में लगभग 40 डिग्री होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द एवरेज एज ऑफ पीपल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स। मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी औसतन आयु जो है वो 12 वर्ष है। नेक्स्ट वन इज, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वाज 98%। किसी स्कूल में फाइनल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा के दौरान बच्चों की जो औसतन हाजिरी थी, अटेंडेंस, वो 98% थी। तो इस प्रकार से आपने औसत शब्द जो है वो कई बार सुना होगा। Many more of such statements could be there। इस प्रकार की और भी कई वाक्य हो सकते हैं। Think about the statements given above। जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स हैं, वाक्य हैं, उनके बारे में जरा सोचो। Do you think that the child in the first statement studies exactly for 5 years daily? क्या आप सोचते हो कि जो बच्चा, जैसे ईशा बताई गई है ऊपर पहले वाली स्टेटमेंट में, क्या वो प्रतिदिन एग्जैक्टली 5 आवर्स ही पढ़ती है? और is the temperature of the given place during that particular time always 40 डिग्री? या जो टेम्परेचर ऊपर बताया गया है किसी स्थान का, किसी पर्टिकुलर, किसी खास समय के उपलक्ष्य में, क्या वो उस स्थान पे हर वक्त उस टाइम 40 डिग्री ही टेम्परेचर होता है उस जगह का? और is the age of each people in that class 12 years? और क्या उस क्लास में हरेक बच्चे की, जो हरेक शिष्य की जो एज है, आयु है, क्या वो 12 वर्ष ही है? ऑब्वियसली नॉट, स्पष्टता नहीं। देन व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू? तो ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आपके कथन हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताते हैं? बाय एवरेज we understand that ईशा usually studies for 5 hours। एवरेज से हम ये समझते हैं, या औसत से हम ये समझते हैं, वो मतलब प्रायः 5 घंटे पढ़ती है। On some days, कुछ दिन she may study for less number of hours। कुछ दिन वो 5 घंटे से कम पढ़ती है। And on other days she may study longer। और कुछ दिनों में वो 5 घंटे से ज्यादा भी पढ़ती है। Similarly, the average temperature of 40 degree Celsius means that, बिल्कुल इसी तरह से जो 40 डिग्री जो औसतन टेम्परेचर यहाँ पे बताया गया है, उसका मतलब है कि वेरी ऑफन, कि प्रायः द टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। कि प्रायः इस स्थान का टेम्परेचर साल के इस समय में लगभग 40 डिग्री के आसपास होता है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। सम टाइम इट मे बी लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस। कई बार ये 40 डिग्री से कम होता है। एंड अदर टाइम्स, और कुछ समय इट मे बी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, और कुछ समय ये 40 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। Thus we realize that average
तो हम इससे क्या रियलाइज करते हैं, इससे क्या महसूस करते हैं कि दैट एवरेज इज ए नंबर। एवरेज जो होता है वो एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करती है और शो या दर्शाती है द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डाटा। डाटा मतलब ये कोई जानकारी, या ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि जो भी प्रेक्षण आपने जुटाए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने की हैं, उनमें वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं, तो उन ऑब्जर्वेशन में से वो बीच वाले दिखाती है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है केंद्रीय प्रवृत्ति। आगे ये कहते हैं सिंस एवरेज लाइज बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। जैसे कि एवरेज जो है वो लाई करती है, किसके बीच में लाई करती है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। जो भी आपके पास डेटा है उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसके बीच में लाई करती है क्या, एवरेज। वी से एवरेज इज ए मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डाटा। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मेजर है। मेजर है मतलब माप है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा नीड डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल वैल्यूज टू डिस्क्राइब इट। अलग अलग प्रकार के जो डेटा होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो जानकारियां होती हैं, उनके लिए जो सेंट्रल वैल्यू चाहिए होती है, उनके लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अलग अलग प्रतिनिधि होते हैं। कुछ केस में ये अरिथमेटिक मीन होता है, कुछ केस में मीडियन होता है, कुछ केसेस में हमको मोड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीनों जो मैंने आपको बताए, अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों ही क्या हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज इज द अरिथमेटिक मीन। तो इनमें से एक प्रतिनिधि जो है वो है अरिथमेटिक मीन। हिंदी में इसको बोलते हैं अंक गणितीय माध्य। यू विल लर्न अबाउट द अदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो आप जो अन्य प्रतिनिधि हैं, अन्य प्रतिनिधि मान हैं, उनके बारे में जो आपका ये जो चैप्टर है, अध्याय है, इसके लेटर पार्ट मतलब बाद वाले हिस्से में पढ़ोगे। तो चलिए अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज अरिथमेटिक मीन और द मीन। तो ग्रुप ऑफ डाटा मतलब आंकड़ों के किसी समूह के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो प्रतिनिधि मान सबसे ज्यादा, मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा प्रायः प्रयुक्त किया जाने वाला है, वो अरिथमेटिक मीन ही है, और द मीन, और इसको मीन भी बोल देते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इन ए बेटर वे, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। जो नीचे दिया गया एग्जांपल है इसको देखते हैं। टू vessels contain 20 liters and 60 liters of milk respectively। दो बर्तन हैं आपके पास, एक में 20 लीटर दूध है और दूसरे में 60 लीटर्स मिल्क है, मतलब दूध है। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली। तो बोल रहे हैं अगर उन दोनों में अगर बराबर बराबर दूध डालना हो या बांटना हो उन दोनों बर्तनों में, तो प्रत्येक बर्तन में कितना अमाउंट आएगा, मतलब कितना मिल्क आएगा। तो व्हेन वी आस्क दिस क्वेश्चन, जब हम ये प्रश्न पूछते हैं, वी आर सीकिंग द अरिथमेटिक मीन। तो जब भी हम ये प्रश्न पूछते हैं तो हम अरिथमेटिक मीन निकालने की बात करते हैं। इन द अबव केस, ऊपर वाले जो केस है उसमें द एवरेज और द अरिथमेटिक मीन्स वुड बी। तो इसमें जो एवरेज मतलब औसत या अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या होगा, इसमें होगा आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेसल्स, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी बनी मिल्क की टोटल। तो एक में 20 था, दूसरे में 60 था, एक में 20 था, दूसरे में 60 था, तो टोटल हो गया 80 और इसको डिवाइड कर दिया 2, जितने वेसल थे आपके, तो ये आ गया 40 लीटर्स। दस ईच वेसल वुड हैव 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो प्रत्येक बर्तन में 40 लीटर दूध जो है वो आएगा। द एवरेज और अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो जो अरिथमेटिक मीन है या एवरेज है या सिंपली जिसको मीन भी बोलते हैं, उसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। ये क्या होता है, ये होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मतलब जैसे आपको 20 बच्चों के वेट आपने निकालना है, तो जो वेट आपने निकाला, जो ऑब्जर्वेशन आपने निकाला, तो प्रत्येक वेट जो आपने फाइंड आउट किया वो एक ऑब्जर्वेशन है। तो जैसे आपकी क्लास में 20 अगर स्टूडेंट्स हैं तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो उन सभी 20 स्टूडेंट्स के वेट जो हैं वो हम कहां पे करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पे ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपके 20 होंगे जितने बच्चे हैं। तो ये आपका फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है रेंज को बोलते हैं प्रसार या परिसर हिंदी में। तो रेंज होती क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की है उसकी हाईएस्ट वैल्यू से अगर लोएस्ट वैल्यू को हम अगर माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो हमें क्या आइडिया देता है? वो हमको आइडिया देता है कि जो ऑब्जर्वेशन है इनका प्रसार कितना है। दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके मतलब घटा के प्राप्त किया जाता है। वी कॉल द रिजल्ट द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या बोलते हैं इसको? जो रिजल्ट आता है आपका सब्ट्रैक्ट करके उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रेक्षणों का प्रसार। तो ये दो टर्म्स थी आपकी, एक था आपका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज और दूसरा था आपका रेंज। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज में हमने पढ़ा अरिथमेटिक मीन और उसके बाद टर्म पढ़ी हमने रेंज। तो इसमें फिलहाल तो इस इंट्रोडक्शन में फिलहाल इतना ही, आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।